गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात सभी को। आज फिर मार्जा अग्रसेन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुशील स्वामी, ज्योग्राफी लेक्चरर, आपके लिए बीए बीएड सेकेंड ईयर के लिए जो हम जैव भूगोल के में पढ़ रहे थे, जैव भूगोल एवं जैव मंडल के बारे में हम पढ़ रहे थे। उस बुक में हम जो है चौथी यूनिट है, उस चौथी यूनिट में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जो है विभिन्न प्रकार के जो जैव भू रासायनिक चक्रों का हमने अध्ययन किया था। जैव भू रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, जिसमें हमने जो है जिस प्रकार से हमने इसमें देखा था कि दो प्रकार के चक्र पाए जाते हैं। एक तो गैसीय या वायवीय चक्र, गैसीय या वायवीय चक्र, वायवीय चक्र चक्र जिसमें गैसीय वायवीय चक्र में हमने जो है जल चक्र के बारे में अध्ययन किया था, जल चक्र। उसके बाद हमने जो है कार्बन चक्र के बारे में अध्ययन किया था, कार्बन चक्र। उसके बाद हमने जो है ऑक्सीजन चक्र का अध्ययन किया था, ऑक्सीजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र। उसके बाद हमने जो है नाइट्रोजन चक्र का अध्ययन किया था, नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र। तो ये गैसीय या वायवीय चक्र कहलाते हैं। इसमें हमने जिस प्रकार से हमने देखा कि भी यानी जो जैव भू रासायनिक चक्र होता है, उस जैव भू रासायनिक चक्र में अधिकतर जो अगर देखा जाए तो अधिकतर इसमें जो है अपने ये मानते हैं कि इनमें जो है वृहत पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो किसी भी जीव जंतु या वनस्पति के लिए ये आवश्यक होते हैं। और ये जीव जंतु या वनस्पति के लिए अति आवश्यक माने जाते हैं। जिस प्रकार से अपने कहते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व अगर अपने माने तो जिस प्रकार कह सकते हैं कि जिस प्रकार से तांबा है, मैंगनीज है, या लोहा है, या सल्फर है, ये सारे जो है सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। इसी प्रकार से वृहत पोषक तत्वों के रूप में जो है हमने देखा था, वृहत जो पोषक तत्व है, वृहत पोषक तत्व, वृहत पोषक तत्व जो होते हैं, जिस प्रकार अपने कह सकते हैं नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या अपने कह सकते हैं इनके अन्य जो गैसें होती हैं, वो गैसें इनके लिए जो है वृहत पोषक तत्व के रूप में काम में आते हैं। और ये इनके प्रत्येक जीव जंतु और अपने ये कह सकते हैं वनस्पति, पेड़ पौधों, वृक्षों, सभी के लिए ये जो है आवश्यक होते हैं। और ये एक चक्र के रूप में जो है प्राप्त होते हैं। इनके प्रकृति के अंदर अगर देखा जाए तो ये एक चक्र के रूप में चलते हैं। जिस प्रकार से हमने जल चक्र का अध्ययन किया था, तो जल चक्र का मतलब कि जिस प्रकार से इनकी सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य का जो प्रकाश है या तापमान है, उस तापमान से जो जलीय क्षेत्र है, जिस प्रकार से महासागर है, नदी है, झील है, तालाब है, इनसे जो है इनके जल जो है भाप बनकर ऊपर की तरफ उड़ता रहता है। और भाप बनने से जो है अपने ये मानते हैं कि जैसे जैसे भाप बनती है वैसे वैसे जो है इनकी वो भाप जैसे ऊपर की तरफ जाती है तो संघनन प्रक्रिया द्वारा जो है ऊपर जाकर बादल बन जाते हैं। और बादल बनने के कारण जो उचित परिस्थितियां आने पर जो है ये वर्षा करती है। इसी प्रकार से ये वर्षा करने के बाद में जो जल होता है, वो जल लगभग अगर अपने ये माने तो 80% जल जो है वापस महासागरों में चला जाता है। और अपने ये मान सकते हैं 11% जल जो है वो स्थल के ऊपर प्रवाहित होता रहता है। तो इस प्रकार से पूरी इनके पृथ्वी जो है, उस पृथ्वी में अगर देखा जाए तो जल की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। जिस प्रकार से यहाँ पर अपने ये कहें कि लगभग जो है इनके सिर्फ जो है 29% जो है भाग जो है वो इनके अपने ये कह सकते हैं कि भी यहाँ पर स्थलीय भाग है। और 71% भाग पर जल पाया जाता है, जो महासागरों, झीलों, तालाबों के रूप में पाया जाता है। अब महासागरों का जो जल है, हम ये मानते हैं कि लगभग 97.2% जो जल है इनकी टोटल जल का, वो महासागरों के अंदर पाया जाता है। अब ये जो महासागर होते हैं, इन महासागरों से फिर वापस जो है भाप प्रक्रिया द्वारा जल उड़ता रहता है और फिर जो है संघनन क्रिया द्वारा जो है बादल बनते हैं। और फिर ये चक्र जो है इस प्रकार से यानी एक प्रकृति के अंदर ये जल चक्र जो है चलता रहता है। इसी प्रकार से अगर अपने बात करें कि भी कार्बन चक्र की अपनी बात करें, तो कार्बन चक्र जो होता है प्रकृति के अंदर हम ये मानते हैं कि कार्बन की मात्रा जो है प्रत्येक जीव जंतु में या वनस्पति में जो है कार्बन की मात्रा पाई जाती है। और ये कार्बन की मात्रा जो है महत्वपूर्ण रूप से यानी जब कोई जीव जंतु जिस प्रकार से अपने माने या प्रकृति की जो वनस्पति है वो समाप्त हो जाती है, तो समाप्त होने के बाद में उसके जो कार्बन की मात्रा होती है, जो विघटनकारी जो तत्व होते हैं, वो विघटनकारी तत्व जो हैं, जिस प्रकार से अपने कहते हैं बैक्टीरिया है या अन्य कोई जीव है, तो वो जीव उसको जो है कार्बन की मात्रा को मिट्टी में मिला देते हैं और वो मिट्टी से फिर वापस जो है
अपने ये मान सकते हैं कि मिट्टी से फिर जो है पेड़ पौधे जो है उसको वो ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करने के बाद में जो है फिर यानी कि पेड़ पौधे जो है अपनी यानी कि जिस प्रकार से प्रोटीन बनाने में या पेड़ पौधों की जो है तनों का निर्माण करने में जो है ये, या अपने कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो है ये महत्वपूर्ण रूप से जो है ये यानी कि उनका उपयोग, कार्बन का उपयोग करते हैं। और ये कार्बन की मात्रा जो है धीरे धीरे जो है वापस जो है प्रत्येक जीव में वनस्पति पदार्थों के द्वारा वापस आती है। इसी प्रकार से हमने जो है नाइट्रोजन चक्र में हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजन जो है लगभग इनके 78% जो है नाइट्रोजन जो है पूरे वायुमंडल के अंदर पाई जाती है, और 78% नाइट्रोजन जो होती है वो 78% नाइट्रोजन जो होती है वो मुख्य रूप से यानी कि कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां ये नाइट्रेट के रूप में पाई जाती है, कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर ये नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में पाई जाती है, और कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर नाइट्रोजन गैस के रूप में ये वायुमंडल में मिलती है। अब पेड़ पौधे जो होते हैं इसको जो है यानी कि भूमि के अंदर जब ये नाइट्रोजन मिल जाती है तो नाइट्रोजन के द्वारा जो है ये पेड़ पौधे उसको जो है यानी नाइट्राइड के रूप में, नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में वो ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन चक्र जो है चलता रहता है। इसके बाद में हमने देखा था कि भी यानी कि जो गैसीय या वायवीय चक्र है, इसके बाद हमने देखा था कि अवसादी या खनिज चक्र भी पाया जाता है। अवसादी या खनिज चक्र, अवसादी या खनिज चक्र पाया जाता है, और ये अवसादी या खनिज चक्र विभिन्न प्रकार के खनिजों पर आधारित होता है। खनिज जिस प्रकार से अपने कह सकते हैं, जिस प्रकार से अगर अपने बात करें फास्फोरस चक्र की, फास्फोरस चक्र की जो हमने पढ़ा था, फास्फोरस चक्र। अब फास्फोरस जो होता है वो अपने ये कह सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म तथा जीव द्रव्य का महत्वपूर्ण जो है भाग होता है, महत्वपूर्ण इनके तत्व होता है प्रोटोप्लाज्म का, प्रोटोप्लाज्म का या जीव द्रव्य का महत्वपूर्ण जो है ये घटक माना जाता है। अब जो फास्फोरस होता है वो अधिकतर कहाँ पाया जाता है? अधिकतर अपने ये कह सकते हैं कि जो चट्टानें होती हैं उन चट्टानों में सहित होता है, या चट्टानों में ये जो है फास्फोरस जो है चट्टानों में अधिकतर पाया जाता है। और जैसे ही ये चट्टानें जो होती हैं, इन चट्टानों में अपर्दन की क्रिया होती है, या अपने ये मानते हैं अपर्दन की क्रिया किसके कारण? नदियों के द्वारा या वर्षा जल के द्वारा जो है इनके इनमें जो है फास्फोरस जो होता है वो फास्फोरस धीरे धीरे जो है अपर्दन प्रक्रिया द्वारा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है प्रवाहित होता रहता है, क्योंकि चट्टानों में जो है फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। और ये फास्फोरस जो है अधिकतर अपने ये कह सकते हैं कि भी इस फास्फोरस का जो उपयोग किया जाता है वो उपयोग विभिन्न जीव जंतुओं एवं वनस्पति के द्वारा जो है अधिकतर किया जाता है। अपने ये मान सकते हैं विभिन्न जो जीव जंतु है या वनस्पति हैं वो इसका उपयोग अधिकतर करते हैं। अब अपने ये मान सकते हैं कि जीवधारियों में जब अपघटन की क्रिया होती है तो मिट्टी में स्थानांतरित हो जाता है, या पौधे रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से मिट्टी में जो फास्फोरस होता है उसको जल की सहायता से ये ग्रहण करते हैं, और जल की सहायता से ग्रहण करके तनों के अवयवों की रचना करते हैं। यानी इस प्रकार से ये जो है इनके फास्फोरस चक्र को है जल की सहायता से ग्रहण करके, और ये चक्र चलता रहता है। भोजन श्रृंखला के माध्यम से फास्फोरस यानी कि जिस प्रकार से शाकाहारी जंतुओं में पहुंचता है, या अपने ये कह सकते हैं फिर शाकाहारी जंतुओं से मांसाहारी जंतुओं में पहुंचता है। विभिन्न प्रकार की पौधों की पत्तियों व पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं या पत्तियों की सड़ने गलने से भी फास्फोरस जो है अपने प्राप्त होता है। अब अपने जो सड़ने गलने या जंतुओं का जो मलमूत्र होता है उसमें भी फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है, और ये विघटन के बाद जो है मिट्टी में मिल जाते हैं। अपने ये भी कह सकते हैं कि इसको जो है दोबारा जो है पौधे वो ग्रहण कर लेते हैं, किसने? यानी कि मिट्टी के द्वारा जो है पौधे जड़ों के द्वारा इसको ग्रहण कर लेते हैं। फास्फोरस की जो मात्रा अपने ये मानते हैं कि वर्षा जल के साथ नदियों में सागरों में पहुंचती है, यानी सागरों और नदियों में जो पहुंच जाती है, नदियों में जिस प्रकार से, तो उसका जो अगर देखा जाए तो उसमें जो मछलियां होती हैं वो मछलियां जो होती हैं वो उसको ग्रहण करती है। किसको ग्रहण करती है? यानी कि फास्फोरस को, क्योंकि फास्फोरस जो होता है वो सागरों में जो है अधिक पाया जाता है। अपने ये मान सकते हैं कि सागरीय क्षेत्र में जो है फास्फोरस अधिक पाया जाता है, और उस सागरीय क्षेत्र में जो है ये यानी कि उसको ग्रहण करते हैं, और उसको ग्रहण करके मछलियां जो उसको ग्रहण करती हैं, तो मछलियों के ग्रहण करने के बाद में जैसे ही मनुष्य उसको आहार के रूप में या भोजन के रूप में मछलियों को ग्रहण करता है तो उसके कारण भी जो है यानी कि ये फास्फोरस जो है मनुष्य में पहुंचता है, और उसके बाद में जो है ये फास्फोरस विभिन्न क्षेत्रों द्वारा जो है वापस रिसाइकिल द्वारा जो है वो प्राप्त होता है। इस प्रकार से अपने ये मानते हैं कि भी अधिकतर अगर देखा जाए तो फास्फोरस लगभग
यानी कि समुद्र में प्रतिवर्ष अगर देखा जाए तो 60,000 टन फास्फोरस पहुंचता है, और पृथ्वी पर इसकी मात्रा अगर आप बात करें तो लगभग 10 से 20 लाख टन जो है फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। तो इस प्रकार से यानी कि फास्फोरस जो है विभिन्न क्षेत्रों में जो यानी कि फास्फेट के रूप में भी प्राप्त होता है, या यानी कि विभिन्न क्षेत्रों में जो है ये फास्फोरस के रूप में भी ये प्राप्त होता है। फास्फोरस महत्वपूर्ण जो है अपने ये मान सकते हैं कि तत्व होता है जो यानी कि पोषक तत्व के रूप में काम में लिया जाता है। फास्फोरस क्या होता है? पोषक तत्व होता है फास्फोरस। जब फसलों की अपने ये बात करें तो फसलों की वृद्धि के लिए जो है फास्फोरस का अधिकतर उपयोग किया जाता है। फास्फोरस की अगर यानी कि फसलों में कमी हो जाती है तो उसके कारण जो है उसके पत्ते पीले पड़ने लग जाते हैं, या अपने कह सकते हैं कि उसमें जो है कमी के कारण जो है पत्ते पीले पड़ जाएंगे। या अपने अगर जीव जंतु में अगर फास्फोरस की कमी की बात करें तो उसकी जो इनकी हड्डियां होती है वो कमजोर हो जाती है, क्योंकि फास्फोरस से जो है हड्डियों का निर्माण होता है। तो उन जीव जंतुओं की या मनुष्य में जब अगर फास्फोरस तत्व की कमी हो जाती है तो उसके कारण जो है इनकी हड्डियां कमजोर हो जाती है, या हड्डियों के गलन का रोग जो है इससे प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से अपने कह सकते हैं कि जो फास्फोरस है वो महत्वपूर्ण रूप से जो है काम में लिया जाता है, या यानी कि ये एक चक्र यानी कि प्रकृति का ये एक चक्र है। इस प्रकृति के चक्र के द्वारा जो है फास्फोरस की पूर्ति जो होती है वो अपने ये कह सकते हैं कि भी प्रत्येक जीव जंतु और वनस्पति में जो है इसकी पूर्ति की जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं सल्फर चक्र की। सल्फर भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। सल्फर भी यानी कि पौधों के लिए महत्वपूर्ण तत्व है। इनके पौधे जो हैं सल्फर को ग्रहण करते हैं, मिट्टी से जो है सल्फर को ग्रहण किया जाता है। सल्फर या गंधक भी इसको बोलते हैं अपनी, गंधक। अधिकतर अगर देखा जाए तो इसमें जो है लहसुन की सुगंध होती है, लहसुन के समान होता है ये, यानी कि लहसुन की सुगंध के रूप में इसको माना जाता है, क्योंकि लहसुन में भी जो गंधक है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और यानी कि जीव जंतु जो है जिस प्रकार से मनुष्य है तो मनुष्य लहसुन के द्वारा जो है गंधक की प्राप्ति करता है। इसी प्रकार से अगर अपने प्रकृति के अंदर जो सल्फर पाया जाता है वो चट्टानों में पाया जाता है। विभिन्न प्रकार की चट्टानें होती है, उन चट्टानों में जो है सल्फर की मात्रा पाई जाती है। और जब विघटन और वियोजन होता है तो वो सल्फर जो है मृदा में या मिट्टी में मिलता रहता है, मृदा में वो मिलता रहता है। और मृदा में मिलने के कारण जो है इनके जो पेड़ पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे या वनस्पतियां, पेड़ पौधे या वनस्पतियां, पेड़ पौधे वनस्पति ये सल्फर को ग्रहण करते हैं। सल्फर को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। किसके द्वारा? यानी कि अपनी जो जड़ें होती हैं इनकी जड़ों के द्वारा, जड़ों के द्वारा। किससे? यानी कि मिट्टी में जो इनके पोषक तत्व होते हैं वो जल के साथ घुलनशील हो जाते हैं, और जल के साथ घुलनशील होकर जो है इनकी केशिका विधि द्वारा यानी कि वो जड़ जो है इनके उसको जो है ऊपर की तरफ चूषण प्रक्रिया द्वारा वो उन यानी कि सल्फर को वो ग्रहण करती है, और उसके द्वारा जो है पौधे में सल्फर की प्राप्ति होती है। गंधक या सल्फर का मूल भंडार अगर अपन बात करें तो चट्टानें होती हैं। अब अपने ये भी बात करें पृथ्वी सतह पर इसकी जो चक्रण की गति होती है वो अधिक होती है, जबकि अवसादी क्षेत्रों में इसकी गति मंद पाई जाती है। अवसादी क्षेत्रों में मंद गति से ये कार्य करता है और जो सल्फर चक्र होता है। अब सल्फर जो होता है वो अनेक क्षेत्रों में जो है सल्फाइड के रूप में भी काम में आता है, सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में भी ये प्राप्त होता है, या हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में भी ये, जिस प्रकार से H2S के रूप में भी ये पाया जाता है, H2S के रूप में, और H2SO4 के रूप में भी ये पाया जाता है। विभिन्न प्रकार के जो अमीनो एसिड होते हैं, विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, उन अमीनो एसिड में सल्फर की मात्रा पाई जाती है। और ये सल्फ्यूरिक अम्ल जो है इनके अपने ये कह सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वातावरण में जो सल्फर होती है वो सल्फर वर्षा जल के साथ मिलकर, इनके वर्षा जल के साथ मिलकर जो है सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करती है, वर्षा जल के साथ मिलकर जो है सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करती है। और सल्फर डाइऑक्साइड भी पाई जाती है, SO2, इनके SO2 जो गैस होती है वो भी जो है इनके वातावरण के अंदर पाई जाती है। और ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है इनके अम्लीय वर्षा करने में जो है इनकी महत्वपूर्ण रोल इसका होता है, अम्लीय वर्षा करने में। जब अम्लीय वर्षा होती है तो इसके कारण जो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसके कारण जो है अम्लीय वर्षा भी होती है। अपने ये मानते हैं कि जिस प्रकार से जो स्वपोषी जंतु होते हैं वो स्वपोषी जंतु सल्फर की मात्रा जो होती है वो सल्फेट से, जल में घुले हुए जो सल्फेट होता है उससे वो प्राप्त करते हैं।
अब यानी कि सल्फेट की मात्रा प्राप्त करने के बाद में ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये प्रोटीन की रचना करते हैं। इनके सल्फर महत्वपूर्ण प्रोटीन का निर्माण करता होता है, और प्रोटीन निर्माण में जो है सल्फर, पेड़ पौधों में जो सल्फर प्रोटीन निर्माण होता है वो सल्फर के कारण ही होता है। अधिकतर अगर देखा जाए तो अपने ये कह सकते हैं कि जो जंतुओं का जो अगर देखा जाए तो अनेक अमीनो एसिड में भी सल्फर की प्रधानता मानी जाती है, या जंतुओं का जो मलमूत्र है या शरीर के विघटन के पश्चात सल्फेट जल में मिल जाता है, यानी जंतुओं के मलमूत्र में भी, जंतुओं का जो मलमूत्र है, जंतुओं का मलमूत्र में भी जो है सल्फेट की मात्रा या सल्फर की मात्रा, सल्फेट SO4 सल्फेट की मात्रा जो है यहाँ पर पाई जाती है जंतुओं के मलमूत्र में, या जंतुओं के विघटन के कारण, विघटन इनका जब हो जाता है किसी कारणवश जंतुओं का, तो उसमें उसके द्वारा भी जो है ये जल में यानी कि सल्फर की मात्रा या सल्फेट की मात्रा जो है जल में घुल जाती है, और उस सल्फेट को जो है विभिन्न प्रकार के जो वनस्पतियां हैं या जंतु जो है वो उसको ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार से अपने ये कह सकते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में जब जल ये कीचड़ में मिल सकता है, या कीचड़ से निकलने वाले जीवाणु इसे सल्फाइड में परिवर्तित भी कर देते हैं, जो वायुमंडल में मिल जाता है, यानी जो कीचड़ में जो जीवाणु या बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो इसको सल्फाइड में परिवर्तित कर देते हैं, सल्फाइड में परिवर्तित कर देते हैं, मतलब कि वो जो है यानी कि सल्फाइड के रूप में भी यानी कि निर्मित हो जाता है। इस कारण हम कहते हैं कि H2S के रूप में जो H2S गैस है, H2S गैस के रूप में भी जो है हाइड्रोजन सल्फाइड जो है पाया जाता है। अब अपने जिस प्रकार से ये कहते हैं कि भी जब गोबर गैस प्लांट बनाते हैं तो उस गोबर गैस प्लांट में सल्फर जो होता है वो महत्वपूर्ण तत्व होता है, इनकी सल्फर की मात्रा जो है उसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब अपने ये मानते हैं कि जो खाद होती है गोबर की खाद, उसमें जो यानी कि वो सबसे ज्यादा उर्वरक मानी जाती है, क्योंकि उसमें यानी कि विभिन्न पोषक तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से अपने ये कहते हैं कि भी जब यानी कि ये सल्फर जो है वर्षा जल में अगर घुल जाती है तो सल्फ्यूरिक एसिड का भी निर्माण करती है, H2SO4 का निर्माण करती है। धुएं में भी अगर अपने ये कहें चिमनियों का जो धुआं है उस धुएं में SO2 की मात्रा पाई जाती है, और जिस प्रकार से मैंने ये बताया आपको कि ये SO2 जब यानी कि वायुमंडल में मिलती है तो वायुमंडल में ये अम्लीय वर्षा करने में भी ये सहायक होती है। तो इस प्रकार से अपने ये कह सकते हैं कि भी सल्फर की मात्रा जो है विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार से पाई जाती है। अब अपने ये कहते हैं कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का जो निर्माण होता है वो अपर्दन प्रक्रिया द्वारा होता है, अपर्दन प्रक्रिया द्वारा होता रहता है, और इस प्रकार से युवावस्था, प्रौढ़ावस्था तथा वृद्धावस्था से होकर गुजरने के कारण इस चक्र में बाधा आती है या इनके पुनर्जीवित हो जाता है। निक्षेपण की क्रिया में अवसाद बनते हैं, अवसादों के द्वारा भी जो है इनके सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। विभिन्न प्राकृतिक चक्रों के कार्य प्रणाली से भी जो है अपने ये मानते हैं कि इसका निर्माण होता है। अब जो इनके चक्र होते हैं, ये चक्र जिस प्रकार से नाइट्रोजन चक्र है, सल्फर चक्र है, ऑक्सीजन चक्र है, या कार्बन चक्र है, या अपने ये कहते हैं कि भी ऑक्सीजन चक्र है, ये जल चक्र है, ये सारे चक्र जो है प्रकृति में जो है संचालित होते रहते हैं, और प्रकृति में संचालित होते रहने के कारण ही जो है संपूर्ण प्रकृति जो है अपने जो है कार्य करती रहती है। विभिन्न जीव जंतुओं या वनस्पतियों में जो है इस प्रकार का चक्र जो है चलता रहता है। और अपने ये माने कि भी इस प्रकार की जो प्रक्रिया है अधिकतर अगर देखी जाए तो इस प्रकार की प्रक्रिया जो है विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों में भी जो है इस प्रकार की प्रक्रिया पाई जाती है, विभिन्न जीव जंतुओं में भी इस प्रकार की प्रक्रिया पाई जाती है, और इन चक्रों का जो यानी कि उपयोग है वो प्रत्येक जीव जंतु या वनस्पति पदार्थ इस प्रकार के यानी कि इनका उपयोग करता है। इसी प्रकार से इनके अपने बात करें तो प्राकृतिक संसाधनों का जो संरक्षण है उसमें व्यक्तिक भूमिका भी होनी चाहिए, यानी कि व्यक्ति की एक भूमिका, प्रत्येक व्यक्ति की अपने इंडिविजुअल जो है व्यक्ति की भूमिका होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति जो है इस प्रकृति के जो संसाधन है उन संसाधनों का एक सीमा तक उपयोग करना चाहिए। जिस प्रकार से अपने कहते हैं वृक्ष है तो वृक्षों का जो कटाई है वो कटाई कम से कम की जानी चाहिए, या उपयोगी क्षेत्र में ही जो है कटाई की जानी चाहिए, या अपने ये कह सकते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में जो यानी जो निर्मित प्रक्रिया मृदा है तो मृदा का जो अपर्दन या अपक्षय बहुत कम किया जाना चाहिए, जिससे जो है मृदा निर्माण आवश्यक रूप से उसके
वनों के संरक्षण में योगदान दिया जाना चाहिए, वनों की कटाई चराई इत्यादि न की जाए। और जिस प्रकार से अपने प्राकृतिक गैस व सौर ऊर्जा जो है, यानी कि प्राकृतिक गैस व सौर ऊर्जा का जो है ईंधन के रूप में अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे अपने यानी कि जल संरक्षण हेतु विभिन्न जागृति को फैलाना चाहिए, या समीप स्थानों के लिए मोटर वाहनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपने को खनन द्वारा इमारती पत्थरों का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हम जो है यानी कि इन संसाधनों को हम जो है इनके वातावरण में जो है बचाए रखा जा सकता है। तो ये संसाधन जो है महत्वपूर्ण रूप से इनके एक लंबे समय तक काम में लिए जा सकते हैं, जिसे अपने सतत पोषणीयता अगर कहें, सतत पोषणीयता की अगर अपने बात करें तो यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण होती है। इनके वर्तमान समय में अगर सतत पोषणीयता नहीं निभाई जाती है, नहीं अपनाई जाती है, तो उसके कारण जो है धीरे धीरे जो है ये सभी जो संसाधन है धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि ये संसाधन जो है बहुत ही कम हो जाएंगे, या संसाधन जो है मिलेंगे ही नहीं, यानी कि आने वाली जो पीढ़ी है उसको जो है इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धि नहीं हो पाएगी। तो अपने ये कह सकते हैं कि संसाधनों का जो उपयोग है वो यानी कि मितव्ययी रूप से, या अपने कह सकते हैं सीमित रूप से किया जाना चाहिए, जिससे कि भी यानी कि वैज्ञानिक तरीके से इसको उपयोग में लिया जाना चाहिए। अगर इन संसाधनों को वैज्ञानिक रूप से उपयोग में नहीं लिया गया तो आने वाला समय जो होता है वो बहुत ही विकट होगा, और उसके लिए जो है हम स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो कहने का मतलब यानी कि संसाधन जो है व्यक्ति के लिए काम में आते हैं, लेकिन अत्यधिक दोहन उनका नहीं किया जाना चाहिए। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, आज हमने जो है जो जैव मंडल और जैव भूगोल की जो है हमने चौथी यूनिट जो है हमने जो है कंप्लीट कर ली है। यानी ये 4 यूनिट हमने जो है इस पुस्तक की कर ली है, जो आप यानी कि ऑनलाइन क्लासेस जो है वो ध्यान से देखा करें, और उन पर जो है इनके अमल करा करें, उनको जो है इनके अपने नोट्स तैयार करते रहें उनसे, जिससे कि जो है आपको परीक्षा के अंदर जो है आसानी से उपलब्ध हो, या परीक्षा के अंदर आपको हेल्प हो जाए। धन्यवाद विद्यार्थी।